हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखते हुए पढ़ रहे होंगे। देखिए, जीवन में कोई भी किसी का इंतजार नहीं करता। जिस प्रकार से आपने कभी देखा है कि सूर्य कभी लेट उठता है, कभी जल्दी डूब जाता है? नहीं, ये सभी अपने अपने कार्य को अपने समय के अनुसार करते रहते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने कार्य को करते रहना चाहिए। देखिए, संस्कृत में कहावत है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए, तब तक चलते रहिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते हैं। और रुकने वाले को, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। ऐसा कलाम साहब ने कहा था। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिए, आप अपनी कोशिश को लगातार जारी रखिए। तब तक जारी रखिए कि जब तक आपके आपको संतुष्टि न हो जाए, जब तक आप अपने लक्ष्य पे न पहुंच जाएं, तब तक आप अपने इस प्रयास को बिल्कुल ही जारी रखिए। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं फ्लेमिंगो कक्षा 12 क्लास 12वीं के फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है द लास्ट लेसन। देखिए, सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़े, हम जान लेते हैं कि इस लास्ट लेसन का मतलब क्या होता है। लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, यानी कि लास्ट लेसन का मतलब होता है, लास्ट का मतलब क्या होता है? आखिरी। और लेसन का मतलब क्या होता है? पाठ या सबक, है ना। आखिरी पाठ या सबक। अब ये क्या होता है आखिरी पाठ या क्या है आखिरी सबक, ये हम लोग पढ़ते हैं। पूरी कहानी तो हम लोगों को पता चलेगी। और पहले हिस्से में मैं आपको ऑथर से परिचय कराता हूं और आपको मैं बताता हूं अल्फोंसे डॉडे। देखिए, ऑथर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अल्फोंसे डॉडे, 1840 to 1897। आपको पता होगा, ये जो है बर्थ होता है ना। और ये जो दूसरा वाला होता है वो डेथ होता है ना। यानी कि इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी डेथ हुई थी 1897 में। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंच नोवेलिस्ट। फ्रेंच नोवेलिस्ट का मतलब, फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है, इसलिए ये हो गया फ्रेंच। और नोवेलिस्ट यानी कि ये नोवेलिस्ट कहाँ के थे? फ्रांस के थे, है ना। कहाँ के नोवेलिस्ट थे ये? फ्रांस के थे। क्या आप भारत के किसी नोवेलिस्ट को आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ये नोवेलिस्ट, विद नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये लघु कथा भी लिखा करते थे, छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। क्या आपको पता है शॉर्ट स्टोरी की क्या क्वालिटी होती है? तो शॉर्ट स्टोरी की क्वालिटी ये होती है, इसमें टाइम, प्लेस और एक्शन जो होता है ना, TPA, है ना। टाइम, प्लेस और एक्शन जो होता है ना, देखिए सबसे पहले टाइम जो है ना, बहुत कम समय में ये कहानी घट जाती है। प्लेस जो होता है वो एक ही जगह होता है, एक ही जगह पे ये कहानी पूरी घट जाती है। और एक्शन जो होता है, इसमें मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर भी होते हैं ना, तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा बिल्कुल नहीं होते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर की, शॉर्ट स्टोरी की ये क्वालिटी है कि वह जो है टाइम, एक्शन और प्लेस, ये जो है एक ही जगह पे होती है। कैरेक्टर भी उसमें बहुत कम होते हैं, तीन से चार ज्यादा से ज्यादा, है ना। और समय भी बहुत कम लगता है इसमें। तो ये नॉवलिस्ट के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वॉर। अब ये जो लास्ट लेसन की कहानी हम लोगों को बताई जा रही है, ये कहानी कब की है? तो ये कहानी है 1870 to 1871 में। एक वार हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी वार? तो वार हुई थी फ्रेंको यानी कि फ्रांस के सैनिक एंड पर्सियन यानी कि पर्सिया के सैनिक, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उसी का ये बैकग्राउंड है। उसी बैकग्राउंड के कारण यह कहानी जो है लिखी गई है। और इसमें बताया गया है कि इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। और इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से फ्रांस को जो है पर्सिया ने हरा दिया था। अब पर्सिया ने हरा दिया था, उसका लीडर कौन था? कौन उसको लीड कर रहा था? लेड बाय बिस्मार्क। क्या आपने बिस्मार्क का नाम सुना है? ऐसा माना जाता है
कि ये जो ओटो वॉन बिस्मार्क है, यह जो है बहुत ही पावरफुल चांसलर था। हालांकि इनका जन्म अपर क्लास में हुआ था, परंतु जर्मनी को मजबूत करने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। समझ गए आप? बिस्मार्क जो है वहां का चांसलर भी हुआ करता था एक जमाने में। कहते हैं एंड इसी इसी पर्सिया जो है, पर्सिया में कौन लोग थे? तो पर्सिया जो थी कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। आज जो जर्मनी है, आज जो पोलैंड है और कुछ पार्ट्स जो है ऑस्ट्रिया, इन तीनों का मिला हुआ रूप जो था उस जमाने में, उसको पर्सिया कहा जाता था। समझ गए पर्सिया किसे कहा जाता था? जर्मनी पूरा, पोलैंड पूरा और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का था। ये तीनों मिलाकर पर्सिया कहा जाता था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने। और इस कहानी में ये बताने की कोशिश, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, जिला समझते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? अगर नहीं समझते मैं बताता हूँ। देखिए, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24। कौन कौन से जिले को आप जानते हैं? आप बताइए किस जिले में रहते हैं? अच्छा, जामताड़ा रहते हैं आप, गुमला रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? सिमडेगा रहते हैं। मुझे पूछ रहे हैं, मैं देवघर रहता हूँ, है ना? तो ये जो झारखंड के जिले हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे राज्य के अंदर जिले झारखंड में हैं, जितने जिले हैं, उसी प्रकार से फ्रांस यानी कि फ्रांस में भी जिले होंगे। उस जिले का, उनमें से दो जिले का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक है अल्सेस और दूसरा है लॉरेन। एंड हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, इसका मतलब है जब पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया तो ये दोनों जिले जो हैं वे पर्शियन के कब्जे में आ गए, पर्सिया का इस पे कब्जा हो गया। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनके बारे में, अल्फोंसे डौडे के बारे में आप कुछ कुछ जान गए होंगे। क्या क्या जान गए बताइए? जन्म कब हुआ ये पता चल गया आपको 1840। डेथ कब हुई? 1897 में। कहाँ के थे? तो फ्रेंच फ्रेंच के थे, यानी कि फ्रांस के थे। नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे। ये जो लास्ट लेसन कहानी है, इसका बैकग्राउंड कहाँ है, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ कहाँ ये लिखी गई है कहानी? तो ये लिखी गई है फ्रैंको पर्शियन वार जो कि 1871 में हुई थी, उसमें लिखी गई है। कहते हैं इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, जिसे फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ा था पर्सिया के द्वारा। इसका लीडर कौन था? तो बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। नाम याद रहेगा आपको, ये देख लीजिए, ऑटो वन बिस्मार्क उसका पूरा नाम था। हालांकि वह व्यक्ति बहुत ही ताकतवर था और उसने क्या किया, फ्रांस के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें दो जिले अल्सेस एंड लॉरेन है। चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए, एक बंदा है, एक बच्चा है जिसका नाम फ्रेंज है। क्या नाम है उसका? फ्रेंज। और दूसरे व्यक्ति जो हैं मिस्टर एम हेमेल, मिस्टर एम हेमेल, एम हेमेल, ये जो हैं कहानी के मुख्य पात्र हैं। और यह जो कहानी है, इसी लड़के ने, जिसका नाम की फ्रेंज है, ये जो फ्रेंज है उसी के शब्दों में ये पूरी कहानी कही गई है। ये फ्रेंज जो है इस कहानी का मेन हीरो है, यानी कि मेन कैरेक्टर है। और दूसरे मेन कैरेक्टर हैं ये मिस्टर एम हेमेल। ठीक है ना? ये कहानी जो शुरू हो रही है, आई से स्टार्ट हो रही है ना, ये कहानी जो है फ्रेंज के द्वारा कही जा रही है। चलिए देखते हैं कहानी क्या थी। कहते हैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. यहाँ पर इस लाइन का मतलब, ये ऑथर यानी कि ये जो कहानीकार है यानी कथाकार है, जिसका नाम फ्रेंच है, यह कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह मैं अपने स्कूल के लिए काफी लेट हो गया था, है ना? एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बड़ा फियर था। मतलब बच्चों, ड्रेड का मतलब होता है फियर। ड्रेड का मतलब क्या होता है? फियर। ड्रेड का मतलब क्या होता है? फियर। देखिए मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए। फियर होता है FEAR, ड्रेड का मतलब होता है फियर। और इस बच्चे को इस बात का बड़ा डर था
कि कहीं उसे डांट न पड़ जाए। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और डांट खाने का जो डर था, आपको भी आपने कभी कभी देखा होगा, महसूस किया होगा, कई बार हमें हमारी मम्मी पापा डांटते हैं कि नहीं। हमारे टीचर भी हमें कभी डांटते हैं, पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, जीवन में पीछे रह जाओगे, जॉब नहीं मिलेगी, अलग अलग प्रकार की बातों को कह के हमें डांट मिलती है। स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि आज एम हेमल जो हैं, खास करके क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस, उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन किया जाएगा। एंड आई डिड नॉट नो, अब मैं नहीं जानता द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, ये कह रहा है कि मुझे तो उसकी ABCD भी पता नहीं है, मतलब he is totally unknown about the participles। इसका मतलब, इससे क्या हम लोगों को पता चलता है बताइए। इससे हमें यह पता चलता है कि वह बच्चा जो है, फ्रेंच जो है, बहुत ही केयरलेस है और वह अपने स्टडी को प्रॉपर केयर नहीं करता है। इसी के कारण टीचर ने क्लास में पार्टिसिपल कराया है, उसने बिल्कुल नहीं सीखा। इसीलिए वो कहता है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता मैं। समझ रहे हैं ना। तो कहते हैं फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, एक क्षण के लिए तो मुझे लगा, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा कि रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, क्यों ना स्कूल से बाहर ही समय बिताया जाए। रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, कि क्यों ना स्कूल के चौखट पे जाया ही नहीं जाए और जाके बाहर ही खेलें अपना, है ना। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, कितना बढ़िया शानदार मौसम है ना। वार्म का मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मौसम था। और सो ब्राइट का मतलब है कि मतलब एक एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है कि द स्काई वाज टोटली क्लियर, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगलों के एज के ऊपर जो बर्ड्स थे वो चर्प कर रहे थे। चर्पिंग जो होती है ना, वो साउंड होती है किसकी, चिड़िया की, इसको पढ़ते हैं चर्प। देख रहे हैं, इंग लगा दिया तो V4 बन गया, तो चर्प हो गया, चर्पिंग। किसी भी वर्ब का अगर आपको V4 बनाना हो तो कोई भी वर्ब लिख लीजिए, जैसे गो, जैसे कम, जैसे ईट। देख रहे हैं, अगर आपको इसका V4 बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें ING लगा दीजिए, ये लीजिए जी, प्लस कर देता हूं मैं, प्लस ING इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए, कमिंग बन जाएगा। क्या बनेगा, कमिंग। समझ गए। दूसरा कम है, अब देखिए क्या बनता है, ये बनेगा COMING बन गया। फिर आप ईट में जोड़ेंगे इंग, ईट में जब आप जोड़ेंगे ई तो क्या बनेगा, EATING। किसी भी वर्ब का यदि आपको फोर्थ फॉर्म बनानी है तो आप उसमें ING जोड़ दीजिए, तो वो चौथा रूप बन जाएगा, है ना। आगे जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा पांचवा रूप कैसे बनाते हैं। समझ गए आप, बहुत बढ़िया। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जब कोई बता रहा हो, जब आपको सीखने का मौका मिले तो आपको जरूर सीखना चाहिए। समझ गए। देखिए, कहते हैं एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल क्या होता है, जहां पर लकड़ी को काटा जाता है, चीरा जाता है, देखा आपने, जिसे आरा मिल कहते हैं अपनी भाषा में। समझ रहे ना। एंड इन द ओपन फील्ड, उस खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और यह जो बच्चा है यह दिखाता है, यह कह रहा है कि बस उस फील्ड के पीछे क्या देख रहा है कि पर्शियन सोल्जर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। आपको पता है जितने भी सेना होती है, सेना अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करती हैं। समझ पा रहे हैं ना। ड्रिलिंग इसलिए की जाती है ना, एक प्रकार की एक्सरसाइज है। और हर दिन जो है वो उठते हैं, उनका ये रूटीन होता है कि उनको ड्रिल तो करनी ही करनी है। क्यों, सेना में है, उनको फिट रहना पड़ता है, दुश्मन कब लड़ाई कर दे नहीं कर दे, है ना, चाहे वो कोई भी सेना हो। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑल मच मोर tempting than the rule for participles, but I had the
strength of resist and hurried off to school. यह बच्चा कहता है कि it was all much more tempting than the rule for participles. हाँ, यह सच था कि हमें जो है पार्टिसिपल के रूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह सच है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, इसीलिए मुझे इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था, परंतु क्या कहते हैं, मुझे इस बात का लालच था। क्या, किस बात का? इट वॉज बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, कि मैं टिक सकता हूं वहां। रेसिस्ट का मतलब होता है ठहरना, और यह बच्चा अंदर से कह रहा है कि मेरे अंदर ये हिम्मत थी कि मैं वहां जाके रह सकता हूं, इसीलिए एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसीलिए मैं तेजी से स्कूल की तरफ भाग रहा था। When I passed, second paragraph में देखिएगा था, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. और जैसे ही मैंने स्कूल की तरफ कदम रखा, टाउन हॉल में पहुंचा, मैं क्या देखता हूं? There was a crowd in front of the bulletin board. आपको पता है, यह जो बुलेटिन बोर्ड होती है, आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। उस नोटिस बोर्ड पे अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है इस टाउन हॉल में, जहां आज के डेट बहुत सारी क्राउड, बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रही थी, वह भीड़ क्या कर रही थी? इकट्ठी हो गई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। क्यों? क्योंकि उसमें ना कुछ खबरें आया करती थी। क्या खबरें थी? फॉर द लास्ट 2 years ऑफ ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से जो लड़ाई चल रही थी, उसमें बैड न्यूज आते थे, मतलब बेकार खबरें आती थी। मतलब कि जैसे कि क्या, लॉस्ट बैटल्स, कि हम लोग हार गए, फला जगह पे हार गए, जो ड्राफ्टिंग हो गई हमारी, है ना, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग, है ना, आप समझ रहे बात को ना, कि वो जो बुलेटिन बोर्ड था, यानी कि वह जो बुलेटिन बोर्ड था, है ना, उस बुलेटिन बोर्ड में क्या क्या रहता था। तो देखिए कि उसमें कैसे हार गए, उसका प्रारूप क्या था, इन ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, की जो ऑफिसर्स हैं, जो कमांडर्स हैं, उनका क्या आदेश है ना, वो सारी चीजें उस बुलेटिन बोर्ड में आया करती थी, समझ रहे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं इस बारे में सोचता था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना सोचे हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वो सोचता है, वह बच्चा जो है जिसका नाम फ्रेंड है, वो कहता है कि आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्या मैटर हो गया भाई, आज क्यों यहाँ खड़े हैं लोग, है ना। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, कहता है, और जब मैं तेजी से जा रहा था, जितना तेजी से मैं जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ वॉचर, है ना, ब्लैक स्मिथ वॉचर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो ब्लैक स्मिथ थे और वॉचर थे, समझ रहे हैं? वॉचर कौन होते हैं? ब्लैक स्मिथ तो आप समझते हैं ना, क्या समझते हैं बताइए? ये वॉचर जो होते हैं, वॉच से बना वॉचर, वॉच मतलब देखना, वॉचर मतलब देखने वाला, टीच मतलब पढ़ना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो उसी तरह से ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर, जो लोग वहां थे, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है सहायता करने वाला, सहायक के रूप में, है ना, रीडिंग द बुलेटिन, वह बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट बब, अब उन्होंने कहा मुझे, अरे अरे इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो, अरे इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे तेरे पास तो बहुत समय है, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारे पास जब समय ही समय है। यहाँ पर उसके इस बात से ऐसा एहसास होता है कि वह जो फ्रेंड था, वह स्कूल आने में अक्सर लेट करता होगा, नहीं तो जिस व्यक्ति ने इसको बुलाया है कि अरे अरे इतनी भी जल्दी क्या है, तुम आराम से चले जाना है स्कूल, बहुत समय है तुम्हारे पास, इसका मतलब है कि हो सकता है यह फ्रेंड्स की आदत रही होगी कि वह लेट से स्कूल आता था। अगले पैरा को देखिए, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, वो कहता है कि मैंने सोचा, ये जगह थॉट देख रहे हैं ना, थॉट जो देख रहे हैं आप, अब देखिए, अब थॉट कैसे बना, थॉट बना है थिंक से, थिंक भी वन हो गया, इसकी भी टू की जब हम लोग बात करेंगे तो थॉट हो जाती है, समझ गए। इसकी V3 की बात करेंगे तो भी थॉट ही होता है, समझ रहे हैं। अब पूछोगे कि सर थॉट में भी स्पेलिंग सेम है, इसमें भी ऊपर में भी सेम है, नीचे में भी सेम है, तो सर V2 कौन V3 कौन? देखो
याद रखना है, यदि थॉट के पहले, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको आप समझिए, ये जो हमारा देख रहा है ना थॉट, अगर इनके पहले एच भी आ जाए, समझ रहे हैं, अगर एच भी आ जाए, एच भी का मतलब समझते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो समझिए V3 हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो कहते हैं कि वो कहता है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मिस्टर हेमेल्स लिटिल गार्डन यानी कि जहां पर स्कूल था वहीं उनका गार्डन था। इसका मतलब है कि एम हेमल जो है वहीं रहते थे, यानी कि वहां उनका क्वार्टर था, उसी क्वार्टर के आसपास उन्होंने एक छोटी सी गार्डन बना रखी थी। और कहता है ये फ्रेंच कि मैं ना बिल्कुल दौड़ते हुए एम हेमल के, एम हेमल कौन है? एम हेमल टीचर हैं। एम हेमल जो है वो लैंग्वेज के टीचर हैं। ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, समझ गए? तो कहता है फ्रेंच कि मैं दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गया, उनके गार्डन को पार कर गया। यूजुअली सामान्यतः क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, दिए थे V2 का यूज किया गया है। देखिए जब हम किसी पास्ट की बात को, किसी बीते हुए घटना को सुनाना चाहते हैं तो हमेशा हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, यानी कि V2 का यूज करते हैं। V2 समझ रहे हैं ना? क्रिया की दूसरी रूप का यूज करते हैं। देखिए किया गया बिगिन का, बिगेन, V3 उसका बिगन हो जाता है। देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, है ना? क्या कहता है कि वहां पर से कुछ ऐसी आवाज आ रही थी जिसे सुना जा सकता था, कुछ हलचल मच रही थी। ये ग्रेट बसल, ग्रेट बसल का मतलब होता है बड़ी हलचल मची हुई थी। देयर वाज ए ग्रेट बसल का मतलब हलचल होता है, याद रहेगा, हलचल। कहते हैं विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गलियों तक सुना जा सकता था, गलियों में सुना जा सकता था। देखिए ये जो हियर्ड हर्ड बना है, ये किससे बना है? हियर शब्द से बना है। ये V3 है, क्यों? देखिए यहाँ कुड बी, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा दिया गया है, तब यहाँ ये V3 हो गया। आउट इन द स्ट्रीट, गलियों तक वो हलचल सुनी जा सकती थी। कहते हैं कि द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स जो है, जो पाठ पढ़ाए जाते थे, उसका जोर जोर से साउंड आना, है ना? क्या कहता है कि देखिए इसमें कहा जाता है कि इस प्रकार से यूनिसन, रिपीटेड यूनिसन का मतलब क्या होता है समझते हैं? जैसे मान लीजिए लेसन्स को रिपीट कराया जाता है बच्चों को, जैसे मान लीजिए कि उनको टेबल पढ़ाया जाता है या स्पेलिंग पढ़ाई जाती है, तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं ना, उसको कहते हैं यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है सामंजस्य बिठा के बात करना। जब सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो सामंजस्य हो गया, है ना? वेरी लाउड, आवाज बड़ी ऊंची थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और ऐसा लगता था मेरे हमारे कान से लेकर के हमारे जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है वो बिल्कुल ठीक ठीक समझ पा रही थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और ऐसा लगता था जो टीचर थे, जो उनका जो रूल था, उसको जोर जोर से टेबल पे रैपिंग कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? बताइए मुझे रैपिंग का मतलब क्या होता है, बताएंगे? बताइए। क्या रुकूं एक मिनट? चलिए रुक जाता हूँ, बताइए। चलिए सोच के बताइए, देखते हैं क्या बताते हैं आप इसका मतलब। नहीं समझे? खटखटाना, याद आया? हाँ, तो वो जो है क्या कर रहे थे, ऑन द टेबल पे वो खटखटा रहे थे, टक 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 आवाज करते हैं ना आजकल तो। खैर छोड़िए इस बात को, आगे बढ़िए। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, यह जो है फ्रेंच कहता है कि आम दिनों में सामान्यतः ऐसा हुआ करता था कि जिस तरह से बच्चे पढ़ते थे, जिस तरह उनको पाठ पढ़ाया जाता था, जोर जोर से आवाजें आती थी, दूर तक सुनी जा सकती थी, गलियों में आवाज आती थी, टीचर का टेबल को ठोकना, ठकठकाना, खटखटाना, सब सुनाई पड़ता था। बट नाउ इट वाज ऑल्सो सो स्टिल, ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल शांति छाई हुई है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, है ना? क्या कहते हैं, क्या कहता है ये फ्रेंच? कहता है, वो कहता है कि हल्ला गुल्ला जो चलता रहता था, कहता आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला मचना। आई हैड काउंटेड ऑन द होम,
commotion to get my desk without being seen। और वह कहता है कि मैं आसानी से देख सकता था, ऑलवेज काउंट कर सकता था, जिस तरह से हल्ला गुल्ला मचता था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना मेरे देखे हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन आज, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसा लगता था कि आज जो है बिल्कुल एकदम संडे मॉर्निंग है, एकदम संडे मॉर्निंग है, मतलब पूरी तरह से शांति है, चुप्पी है। क्यों? जब संडे होता है अमूमन विद्यालय बंद होते हैं, कॉलेजेस बंद होते हैं, तो ऑब्वियसली जो हलचल अन्य दिनों में हो सकती है वो संडे को नहीं हो सकती है ना। तो आज बिल्कुल ही संडे की सुबह एकदम शांति छाई हुई थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और खिड़कियों से मैंने अपने दोस्तों को देखा, है ना। ऑलरेडी ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, दे, वे अपने अपने जगहों पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, जो हेमल थे वो अप एंड डाउन जा रहे थे। मतलब क्लासरूम इस तरह से बना हुआ होगा कि मतलब इस तरह से बनी होंगी, कुछ ऊंचाई पे बने होंगे, है ना। तो जो टीचर थे वो अप होते थे और डाउन होते थे, अप होते थे डाउन होते थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहे होंगे, है ना। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज, और उनके हाथ में एक आयरन का रूलर हुआ करता था। रूलर समझते हैं ना, रूलर होती थी भाई, डंडे समझते, डंडे, दुखरन बाबा भी कहते हैं उसको, मजाक कर रहा था। आयरन रूलर जो था वो लोहे का बना था, है ना। अंडर हिज आर्म, और अपने टिपिकल हमारे जो गुरुजी हुआ करते थे पुराने जमाने में, उनकी छड़ी से तो भैया इतनी पिटाई होती थी कि बच्चा या तो बन ही जाता था या तो बिगड़ ही जाता था। आजकल ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। हालांकि आई हैड टू, देखिए कहते हैं आई हैड टू ओपन द डोर, और मैंने दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और जल्दी से जा करके वहां बैठ जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं एक तो कितनी जल्दी में था, है ना, और साथ ही साथ वो कहता है ब्लस्ड था। अब ब्लस्ड का मतलब क्या होता है आपको बताना पड़ेगा मुझे। मैं शर्मा गया, ब्लश का मतलब होता है शर्माना। कहते हैं हाउ आई ब्लश, एंड ब्लश का मतलब शर्माना होता है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, अब मैं कितना डर गया था, है ना। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए कहता है कि मैं डर गया था, वो जो हालत देखी मैंने क्लास की, एकदम शांति चारों ओर, कहीं कुछ नहीं एकदम, तो मैं डर गया, और थोड़ी सी मुझे शर्म भी लगी कि मेरे से पहले सारे लोग आकर बैठे हुए हैं। मैम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, मेरे प्यारे फ्रेंच अपने सीट पे चले जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो बस तुमसे, तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाला था, है ना। तो अब जो है कहते हैं आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बस थोड़ी सी एक बार जंप लगाई और जाके अपने बेंच पे बैठ गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, इससे पहले आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है फिर यहाँ डरना, है ना। लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे जो टीचर थे मिस्टर एम हिमल जो है वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे। इसका मतलब है कोई खास ओकेजन जब होता था तभी इसके जो टीचर थे, यानी कि एम हिमल जो थे, फ्रेंच के जो टीचर थे, क्लास टीचर, वह ग्रीन कोट पहन के आया करते थे। हिज फ्रिल्ड हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो एक शर्ट थी, है ना, एक फ्रिल्ड शर्ट बोला गया है। फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है बताइए मुझे, फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, बताएंगे? नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ, देख लीजिए आप। फ्रिल्ड का मतलब होता है कि वह जो शर्ट जो उन्होंने पहन रखी थी, है ना, वो थोड़ी थी, मतलब झालरदार का समझते हैं, झालर जिसमें कि मतलब बड़ा अलग अलग डिजाइन बना हुआ हो, थोड़ी बहुत स्पेशल नक्काशी की गई थी उसमें, है ना। तो वो उस शर्ट पहने हुए थे। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक टोपी भी पहन रखी थी उन्होंने ब्लैक कलर की, ब्लैक सिल्क कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो एम्ब्रॉयडर्ड क्या होता, एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता जानते हैं ना आप, हाथों से उसमें कुछ चीजें उकेरी गई थी, इसको एम्ब्रॉयडर्ड कहते हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और उस टोपी को वो शायद ही पहनते थे,
एक्सेप्ट का मतलब अपवाद के दिनों में। कौन सा अपवाद था? इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कि इंस्पेक्शन का मतलब समझते हैं ना, जब निरीक्षण करना होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जब होती थी स्कूल में, तभी वो उस टोपी को पहना करते थे। देख रहे हैं इस टोपी को, ये बड़ी ही शानदार टोपी थी, ब्लैक सिल्क कैप थी ये। कहते हैं बिसाइड्स। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। एक होता है देखिए बिसाइड, देखिए मैं लिख देता हूँ दोनों को, आप ज्यादा अंतर समझ जाएंगे। बिसाइड, ये देखिए बिसाइड हो गया। दूसरा होता है बिसाइड्स। बिसाइड समझ रहे हैं? बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे पास इस पेन के अलावा 4 पेन है, आई हैव 4 पेन बिसाइड्स दिस वन, मतलब इस पेन के अलावा मेरे पास 4 पेन और हैं, है ना? तो ये बिसाइड्स कहते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज, कहते हैं कि बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम का मतलब होता है शांति, बिल्कुल ही एकदम माने ऐसा माहौल था, स्ट्रेंज था, एकदम आश्चर्यजनक था, अनोखा था, विचित्र था, है ना? और शांति थी बिल्कुल। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, सरप्राइज करने का मतलब होता है आश्चर्यजनक कर देना, किसी को आश्चर्यचकित कर देना। मोस्ट वाज टू सी, वो क्या था? ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे के जो बेंचेज थे ना, जो हमेशा खाली हुआ करते थे, ऑलवेज एम्प्टी होते थे। एम्प्टी का मतलब खाली था, है ना? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहां पर क्या देखता है? देखता है कि वहां पर जो है गांव के लोग बैठे हुए थे। और वो कौन से लोग थे? वो बूढ़े लोग थे, ओल्ड हॉसर थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग उनके अलावा भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर था वो क्या पहने हुआ था? ओल्ड प्राइमर पहने हुआ था, है ना? थम्ब्ड एट द एज, एट द एज, है ना? एंड हेल्ड इट ओपन, है ना? क्या होता है? क्या कहते हैं ये thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, और उसने अपनी निगाह रखी थी कहाँ? his knees with his great spectacles, अपने चश्मे से lying across the pages, उन पेजेज पे उसने ध्यान दिया हुआ था। कौन? ये जो ओल्ड हॉजर था। अब मैं आपको इस पार्ट 1 की समाप्ति करता हूं। अब मैं आपको मिलूंगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो दिल में तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए मैं थोड़ी देर में आपसे दूसरे पार्ट में मिलता हूं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।